नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, लंबे समय से नरेंद्र मोदी के उम्र को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। 75 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी की विदाई होगी कि नहीं होगी, विरासत कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, कौन तय करेगा, भाजपा तय करेगी, संघ तय करेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मोहन भागवत ने एक बयान देकर के इस विवाद को और बड़ा कर दिया था। अब ये सारे सवाल लगातार घूम ही रहे हैं। इस समय नरेंद्र मोदी के ऊपर देश से लेकर के विदेश तक वैसे ही दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस बीच में नितिन गडकरी साहब का एक बयान जो है वो खूब वायरल हो रहा है। अब लोग सवाल ये कह रहे हैं कि जब नितिन गडकरी अनाउंस कर सकते हैं कि अब वो ज्यादा दिन काम नहीं करेंगे, अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, तो क्या वो सीधे तौर पर ना केवल अपनी विदाई के संकेत दे रहे हैं बल्कि वो नरेंद्र मोदी को भी सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। वैसे भी गडकरी और मोदी जी की दूरी के बारे में हमेशा से बातचीत होती रहती है। बहुत गंभीर ये बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, भाजपाई और संघी इनके बारे में एक आम अवधारणा है। जो विद्वान लोग हैं, हम तो अभी नए हैं उस तरीके से, उनका ये मानना है कि जो कुछ ये कहते हैं उससे ठीक विपरीत करते हैं। चाहे वो खुद मोहन भागवत हो, जब ये कहा था कि 75 साल का मैं हो जाऊंगा तो मैं खुद ही छोड़ दूंगा, वरना कोई मुझे धक्का मार के साइड कर देगा। मोदी जी ने तो पूरे का पूरा संविधान ही लागू कर रहा है 75 साल का। उसमें आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी से लेके यशवंत सिन्हा से लेकर के आप गिनते चले जाइए। लेकिन जब खुद की बारी आई तो आज तक उन्होंने इस पर कोई राय करना उचित नहीं समझा। देखिए रामप्रकाश जी, आपको पूरा घटनाक्रम देश का समझना होगा। जिस अब नितिन गडकरी ने मोदी जी की तरह ही अपनी एक कृत्रिम छवि गढ़ी थी, क्या कह के कि हाईवे मैन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईवे बना दिए, क्या बना दिया, ये बना दिया। उन हाईवेज की क्या गत है वो तो आप रोज देख रहे हैं। अभी कोई 10 दिन में दरक गया, कोई 15 दिन में दरक गया, कोई 2 महीने में दरक गया। वो हाईवे मैन की छवि बनाई गई थी, वो आज आकर के E20 मैन की, और पूरे हर घर के अंदर अगर कोई सबसे हेटेड फिगर है तो वो इस समय नितिन गडकरी का है। और ये लोग कभी भी ऐसे ही आइसोलेशन में बात नहीं करते। इनकी हर बात के द्विअर्थी नहीं, बहुअर्थी बातचीत होती है। कहने को जब आप ये कहते हो कि मैं अब और काम नहीं कर सकता, आज ये वहां अपने गृह क्षेत्र में ही थे, नागपुर के अंदर, वो नागपुर के काटोल में कोई एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग था, वहां बोल रहे थे। 18 सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन चूंकि वो कॉपीराइट का इशू तो हम उसको दिखा नहीं रहे, तो वो सारी खबरें दिखा दीजिए जिनमें उस बात को कवर किया गया। तो वो क्या कह रहे हैं महोदय, कहते हैं कि अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। ठीक। अभी नितिन गडकरी 69 साल के हैं, मई के अंदर 69 ईयर्स के हुए। नरेंद्र मोदी इज ऑलरेडी रनिंग 76। अपने अमित शाह जो है वो 62 साल के। इस सारे खेल के अंदर माइंड गेम अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में पिछले 2 महीने का आप अगर घटनाक्रम देखेंगे, जेन जी के आंदोलन से लेकर के E20 से लेकर के, हर वो चीज जो इस सरकार को उल्टी पड़ी है कहीं ना कहीं। तो वैसे में पावर स्ट्रगल शुरू होना एक स्वाभाविक सी बात है। कहने को मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, ये कह करके आप समझ लीजिए किसके ऊपर इशारा है। वो इशारा सीधा सीधा मोदी जी के ऊपर, कि मेरे से तो 7 साल बड़े हैं भैया वो। हाउ ही इज कंटिन्यूइंग। और जिस तरीके की आज पूरी स्थिति बनी है, भाजपा के जितने भी लोग दिल्ली में, चाहे कैबिनेट में हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो भी हो, किसी का भी जो पिछले 2 महीने का माहौल है उसमें न गुजरात लॉबी के प्रति कोई लव लॉस्ट नहीं है, किस तरह की कोई सांत्वना नहीं है। सबको अपना पॉलिटिकल कैरियर भी दिखता है, ये जरूर से ज्यादा इनके साथ गए। तो आप इससे 2 महीने पीछे चलिए। आप इस देश के अंदर 750 सांसदों में से अगर कोई वो चीज कराई जाए कि हु इज बेटर, तो निश्चित तौर पे कभी गडकरी हुआ करते चॉइस, प्रधानमंत्री पद की रेस में हुआ करते। और आज हालत ये है कि अपने बड़बोलेपन के कारण, अपने कारनामों के कारण, हाईवेज के धसने के कारण और E20 के कारण आज जितनी ज्यादा गालियां उनको पड़ती हैं, शायद ही किसी और को, मतलब मोदी और शाह के बराबरी में आ गए हैं वो गालियां खाने के मामले में। तो ये सारी चीज बेसिकली क्या है कि एक तरीके का प्रेशर बढ़ाने का भी खेल है कि देखिए अगर मैं जाने को तैयार हूं तो आप क्यों नहीं जाते। प्लस एक चीज बीजेपी के अंदर और बहुत तेजी से चल रही है, RSS के अंदर भी, कि मोदी के खिलाफ हो सकता है इतना ज्यादा लोगों के अंदर वो ना हो जो अमित शाह ने पिछले 7 साल में जिस तरीके से पार्टियां तोड़ी है, लोकतंत्र का ये किया है, CBID का दुरुपयोग किया है। तो वो एक मोदी की जो बदनामी है उसके पीछे बहुत सारे लोग अमित शाह को भी एक कारण मान रहे हैं।
तो गडकरी आपको पता है कितने शातिर खिलाड़ी हैं, वो हर एक बात एक कह रहे हैं और उसके निशाने अनेक हैं। ये पूरी भाजपा भी समझती है। कल तक जो चीज 750 विधायक सांसदों में से अगर बात आए तो 550-600 कम से कम गडकरी के साथ खड़े हो सकते थे कि रिलेटिवली माइल्ड है, सबकी सुन लेता है, सारी बात है, ओबलाइज भी कर देता है। उन दोनों के पास तो किसी की जाने की हिम्मत ही नहीं है। तो ये जो आज दिल्ली के अंदर जो कम्बिनेशन बना हुआ है, उस सारे के अपने अंतर्द्वंद भी, कैबिनेट के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां हैं। और एक बात मत भूलिएगा, इस सरकार में ऐसे 11 मंत्री है राम प्रकाश जी, जो 2014 से लगातार मंत्री बने हुए। जब गडकरी ये कहता है 69 की एज में, वो भी उनमें से एक है कि मुझे जाना चाहिए, मैं उतना काम नहीं कर पाता हूं, तो उसमें सारे का सारा इशारा है फिर सारे घर के बदल डालूंगा टाइप। 2014 से कौन कौन मंत्री, अगर आप देखेंगे तो मोदी तो ही है, राजनाथ है, निर्मला सीतारमण है, किरण रिजिजू है, पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल को ऑलरेडी आपको पता है कोषाध्यक्ष बनाया जा चुका है। तो जो सरकार का जो कैबिनेट का इंपेंडिंग एक कैबिनेट एक्सपेंशन है या रीशफल कह लीजिए उसको, जो भी, उसके अंदर बड़ा खेल हो जाएगा। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, हमने, आपको याद होगा 1.5-2 महीने पहले एक शो किया था कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर किसका आएगा, तो साफ साफ हमने थंबनेल में लिखा था कि अगला नंबर गडकरी का है। तो बेसिकली ये भी है कि आज की तारीख में गुजरात लॉबी जिस तरीके से डेस्परेट है, चारों तरफ से घिरी हुई है, तो वो E20 पे कोई, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि बड़े आंदोलन की धमकी ऑलरेडी दे चुके हैं कि मैसिव आंदोलन हम करेंगे। और आपको पता है कितने बड़े पैमाने पे व्हीकल्स खराब हो रहे हैं पूरे देश में, और सबसे ज्यादा पीड़ित 2 पहिया वाले हैं 15 करोड़ के आसपास। और ये मैं और आप नहीं कह रहे, सरकार क्या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा था, हमने वो दिखाया भी था, लेख जो एक्सप्रेस में छापा था। तो वो सारी चीजें बेसिकली ये भी इशारा हो सकता है कि इनको पहले बता दिया गया हो कि आपको लेकिन आगे ये तो किसी चीज का दबाव लेते ही नहीं है, किसी चीज को लोड मान ही नहीं रहे। वो तो भाई जितने गंभीर मुद्दे जो जनता के हैं, यूथ के हैं, जेनजी के हैं, प्रोटेस्ट है, सड़कों पे है, बर्बरता है, लाठी चार्ज, पैलेट गन, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको वो मुद्दा ही नहीं मानते हैं। तो क्या नागपुर का ये जो संदेश है, या नागपुर से निकला हुआ ये जो संदेश है, वो गुजरात लॉबी पे दबाव बनाएगी? गुजरात लॉबी उसे मानेगी अपने लिए संदेश के तौर पर? नहीं, देखिए आज की तारीख, अभी तक तो गुजरात लॉबी नहीं मानती थी, आपकी सवाल बिल्कुल जायज है, अब तक नहीं मानती थी। लेकिन बदले हुए परिदृश्य के अंदर वो दबाव में है, कोई स्वीकार करे चाहे ना करे। कभी किरण रिजिजू वहां पे अरुणाचल में जाके नदी में कूद रहा है, गिरिराज सिंह जाकर के बता रहा है कि मैं जैन जी जैसा ही हूँ, 74 साल का हूँ, फला हूँ। कभी अपने क्या नाम है इसको, स्मृति ईरानी को उतारा जा रहा है जैन जी को कनेक्ट करने के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी खुद उतरने वाले हैं वर्चुअल मोड में खिलाड़ियों से इंटरेक्शन के लिए। तो डेस्परेशन है बहुत ज्यादा, रास्ता निकल नहीं रहा है। वैसी सूरत के अंदर गुजरात लॉबी आज की तारीख में प्रेशर में है, वो कितना मानेगी नहीं मानेगी एक अलग पक्ष। आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां बढ़ेंगी, राहुल गांधी कितने आक्रामक तेवर अपनाते हैं। आज भी आपने देखा जिस तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चिट्ठी लिख दी है लंबी चौड़ी। तो ये सारे के सारे मुद्दे बेसिकली, और ये कब हो रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के चुनाव है अगले साल के शुरू में। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये गुजरात लॉबी आज बाहर सामने कुछ भी दिखाते रहे, अंदर की बात यह है कि ये लोग हिले हुए, इसमें कोई शक मत मानिएगा। और उस हिले हुए का फायदा उठाते हुए गडकरी भी पुराने खिलाड़ी है। नागपुर में जो संघ का मुख्यालय है वहीं के सांसद हैं, संघ के सबसे ज्यादा लाडले हैं। संघ का भरण पोषण भी पिछले 12 साल में जिस तरीके से इन्होंने किया है और उसको आगे बढ़ाया है, वो भी जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कभी आज कुछ समय पहले तक तो प्रधानमंत्री की एक नेचुरल चॉइस बताई जाया करती है। तो वो सारी की सारी चीजें राम प्रकाश जी, जनरेशनल चेंज की तरफ शिफ्ट होगा या नहीं होगा मैं और आप नहीं कह सकते। लेकिन इस एक बयान ने कि मैं और ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को आगे आ जाना चाहिए, केवल 4 लाइन ही कही है। और ये 4 लाइन ही कहता ही है, हमेशा इस तरीके से खेलता है, शब्दों में ही खेलता है। कभी भी कोई ऐसी बात कह दी, उससे फिर टेस्ट करके देख लिया। टेस्टिंग डोज भी होती है ना कई बार, बूस्टर डोज, टेस्टिंग डोज, उस तरह की सारे लोग करते रहते हैं। और उसकी शुरुआत की थी, अगर आपको ध्यान हो तो, भागवत में। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि डेस्परेशन के अंदर गुजरात लॉबी ने इनको संकेत दे दिए हो विदाई के। साहब देखिए, ये E20 वाला मसला अगर गहरा है तो दिक्कत बन जाएगी आपको। और मजेदार बात एक और देख लीजिए, E20 का मसला होना तो चाहिए पेट्रोलियम मंत्रालय का, और उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? नितिन गडकरी को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उछल कूद यही मचाते थे, सबसे ज्यादा लूज बयान ही नहीं किया है। मैंने कह दिया अमेरिका वाले उस पर लगा दो, रिसर्च पे ये लगा दो, वो लगा दो, वो सारी चीजें आपने देखी, कितना कैजुअल बिहेवियर है। उसको कोई आप जिम्मेदार व्यवहार नहीं कह सकते किसी भी रूप में। तो उसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़ जाए। लेकिन इनका जो कहने का तात्पर्य मुझे लगता है, वो तात्कालिक तात्पर्य ये है कि इन जो गुजरात लॉबी है,
इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए किसी भी रूप के अंदर कि भैया अगर मैं 69 की एज में जा सकता हूं तो मोदी 76 में क्या कर रहे हैं, ही शुड ऑल्सो लीव। तो इस तरह का गेम, क्योंकि संघ के दुलारे हैं तो संघ इनके थ्रू भी वो टेस्टिंग डोज दे सकता है। ये सारी की सारी चीज, क्योंकि संघ की खुद की कहने की हिम्मत नहीं है, और एक बड़े अलग अंदाज में अपना ही नाम लेकर के कह देना तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा कि भाई मैं और काम नहीं कर सकता। तो बड़े शातिर खिलाड़ी है संघी ये, और इस तरह खेल करते रहते। हमने ये देखा है सर, इस देश में विपक्ष को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष का भी कोई नेता अगर कोई ऐसा बयान देता है जिससे गुजरात लॉबी को कहीं भी असहज होना पड़े, तो उसके बाद कुछ अलग ही चीजें शुरू होती हैं। और गडकरी जी के अगेंस्ट भी हमने देखा है, हमने देखा किस तरीके से सीएजी की एक रिपोर्ट फट से बाहर आती है, उसमें गडकरी साहब पे आरोप लगते हैं, गडकरी साहब पे सवाल उठते हैं, उसके बाद थोड़े दिन के बाद ना तो उस रिपोर्ट का पता चलता है और ना रिपोर्ट बनाने वाले का पता चलता है। ये सब कुछ देख चुके हैं। तो क्या हम माने कि गडकरी साहब ने उम्र को लेकर के जो ये सिगुफा छोड़ा है, गुजरात लॉबी को टारगेट किया है, निश्चित तौर पे गुजरात लॉबी की मुसीबत बढ़ाएंगे? ये कुछ नया आ सकता है गडकरी जी के अगेंस्ट? मामला वैसे ही बहुत बड़ा चल रहा है E20 को लेकर के। नहीं, आपने बिल्कुल सही शब्द चुना। एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड के शिगुफा। ये सारे के सारे शिगुफों के ही माहिर। कोई भी लफाजी की धीरे से निकल के उसकी टेस्टिंग डोज चलती रहती है। नितिन गडकरी की विदाई का मतलब आप आइसोलेशन में मत देखिएगा। अगर नितिन मतलब गडकरी विपक्ष की तो बाद में शुरू करेगा, नेता प्रतिपक्ष बाद में शुरू करें, भाजपा के अंदर से ही बवाल शुरू हो जाए कि गडकरी को हटाओ, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है, कुछ इस जी जी तरीके की जी, परिस्थिति। तो नहीं, नितिन गडकरी अगर मान लो जाना पड़ता है तो आप एक चीज और समझिए कि केंद्र के अंदर महाराष्ट्र को सिंगल आदमी लाना पड़ेगा, अकेला वो चीज नहीं है। और महाराष्ट्र से कौन आएगा? देवेंद्र फडणवीस। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली में आना चाहेगा? कभी नहीं आना चाहेगा। अभी आपको ध्यान हो, धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हुआ, रातों रात उसको दिल्ली बुलाया गया था। पूरे देश में क्या फैल गया था कि देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे शिक्षा मंत्री की कुर्सी। अगला अपने आपको प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहा, तुम उसको शिक्षा मंत्री बढ़ाने के चक्कर में। तो बीजेपी के अंदर इंटरनल कंट्राडिक्शंस बहुत सारी है राम प्रकाश जी, एक नहीं, बहुत सारी कंट्राडिक्शंस है। अगर गडकरी जाएंगे तो महाराष्ट्र का सीएम भी बदल जाएगा। अगर दिल्ली में मोदी के साथ कुछ होता है तो अमित शाह की क्या स्थिति होगी? अमित शाह जब जाएंगे तो उनके कम से कम 4 मुख्यमंत्री, उनका क्या होगा? बहुत ही आपस का ये बहुत उलझा हुआ पेंच है सारे का सारा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार अब तक 12 साल से जो मस्ती में टाइम काट रही थी, वो दौर अब खत्म हो गया है। ये तो आप मानेंगे ना, जिस तरीके से सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं और सरकार काउंटर नैरेटिव नहीं दे पा रही, ये हकीकत है। बार बार सरकार को झुकना पड़ रहा है ऐसी ऐसी चीजों पे जो हकीकत में कभी मोदी के लिए नॉन एग्जिस्टेंट हुआ करती। आप सोचिए, जब मोदी अपने शवाब पर थे, वो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीज के बारे में कभी परवाह भी करते थे? तो आज की तारीख में तो परिस्थितियां है ना, आपको दिख रही है लगातार। उनके मुख्यमंत्री आकर के वापसी करके नहीं, इतने पैसे लगा देंगे, स्कूल ठीक कर देंगे, फला कर देंगे। पहले दहाड़ते हैं, जैसे ही सामने वाला खड़ा हो जाता है तो फिर पूछ दबा लेते हैं। यही तो है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे डबल इंजन की बाकी सरकारें हो। तो हर तरह से उपहास का पात्र बने हुए वैसी सूरत के अंदर गडकरी की जो ये टेस्टिंग डोज है, ये गुजरात लॉबी की पेशेंस को भी टेस्ट करती है कहीं ना कहीं, कि यार ये बार बार आता है और हमें एम्बेरस करके भाग जाता है। उनको हटाने की तो अभी तक तो हिम्मत पड़ी नहीं है। लेकिन ये जो E20 का मसला है, ये सरकार की बदनामियों में एक बड़ा कारण है। जैन जी और जैन अल्फा को छोड़ भी दें आप, बेरोजगारी और वो सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन E20 आज की तारीख में इस देश के आम आदमी की दुखती रग है। और उसकी ओनरशिप इस भाई ने जबरदस्ती ले ली, चाहे उसकी थी या नहीं एक अलग बात है, लेकिन वो सीधा नाम ऐसा चिपका है कि अब उनको भागने की जगह नहीं मिल रही। उन्होंने क्या कहा, कोट एंड कोट में बताता हूं आपको। उन्होंने कहा मैं अब काम नहीं कर सकता, काम नई पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। नई पीढ़ी आ गई है और पुरानी पीढ़ी उन्हें गाइड कर रही है। मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये जब वो बात कहते हैं तो आप इसको जोड़ करके देखिए कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं पिछले 1.5-2 महीने से लगातार चल रही है। जब मोदी जी विदेश गए थे, डंका बजा करके आए थे, तो ऐसे मौके पर नितिन गडकरी का ये बयान, ये बेमायने नहीं है। शगुफा है, आपने ठीक कहा, शगुफे के तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बात कही। ऐसा मंत्री जिसको लोग भविष्य का प्रधानमंत्री माना करते कभी, आज उसकी हालत ये है, वो ये कह रहा है कि मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता और नए मौके लोगों को मौका देने की बात करता है। ये सीधा सीधा जो निशाना है वो मोदी के ऊपर है। आप ये समझिएगा कि 69 वाला जब नहीं कर सकता तो 76 वाला कैसे कर सकता है। और ये भी मत भूलिएगा कि गडकरी नागपुर का सांसद है, संघ का गढ़, संघ का सब कुछ वहां पे।
बीजेपी के मुश्किल समय में भी अध्यक्ष था वहां पे। तो मोदी सरकार का इकलौता परफॉर्मिंग मंत्री भी कहा जाता था एक दौर में, इकलौता। हालांकि मैं और आप हमेशा उसको हाईली ओवररेटेड बोलते थे। उसके बावजूद भी जिस तरीके की परिस्थितियां आप बन रही हैं, तो अगर ये जाएगा तो बीजेपी की सरकार के अंदर बहुत तरह के ऐसे सवाल खड़े हो जाएंगे जो मोदी के लिए ऐसे जरूर होंगे। हो सकता है वो पवेलियन मीडिया के जरिए सवालों को दबा दे, डकार जाए, हजम कर दे, अलग चीज। लेकिन गडकरी ने अपनी तरफ से पासा फेंक दिया है, जो कहते हैं शगुफा छोड़ दिया है। अब उसमें आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप नाराजगी और बदनामी की बात करें तो मुझे लगता है कि इस आदमी को चले जाना चाहिए। जिस तरीके से आम आदमी की दुश्वारियों का इसने मजाक उड़ाया है, कुतर्कों का सहारा लेकर के E20 को लेजिटिमाइज किया, विदाउट एनी स्टडीज, विदाउट एनी रिसर्च। और वही टिपिकल भाजपाई और संघी अंदाज के अंदर कुतर्कों का सहारा लेकर के गलत चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की। आप सोचिए, जो व्यक्ति 12 साल से मोदी और उसका सरकार उन्हीं की कैबिनेट में रहते हुए उनका प्रखर विरोधी होने का ढोंग रचता था, वो आज अपनी पोजीशन अनटेनेबल है उसकी है अपने बड़बोलेपन के कारण। केवल और केवल E20 पे जो उसने खेल किया वो सारी चीज। अभी अभी आपने जिक्र किया सर, जो बदलाव की आप बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी चले जाएंगे तो अमित शाह का क्या होगा। सर, जिस तरीके से एक दशक से ज्यादा समय से अमित शाह ने पार्टी पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, तमाम बड़े बड़े जमीन से जुड़े नेताओं का खास करके उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स कलेक्ट करके रखी ताकि उनको वो दबा सके, सिकंजे में ले सके, उनको एक तरीके से सभी नेताओं को सिकंजे में रखने का जो काम वो कर रहे थे। अगर ये बदलाव हो जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अमित शाह साहब का क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी का तो चलिए, उनके साथ कारपोरेट लॉबी खुल करके खड़ी है तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अमित शाह के साथ तो कारपोरेट लॉबी भी नहीं है, और जब मोदी जी खुद फंसी स्थिति में रहेंगे तो अमित शाह की मदद नहीं कर पाएंगे। अमित शाह साहब का क्या होगा अगर पार्टी में इतने बदलाव हो जाते हैं तो? देखिए राम प्रकाश जी, जब तक मोदी है तब तक तो मुझे नहीं लगता, मेरी व्यक्तिगत राय है, गलत हो सकती है वो, जो मोदी जी की डिपेंडेंस है अमित शाह के ऊपर, वो इस दौर में कम नहीं, लगातार बढ़ रही है, कुछ भी हो जाए। हालांकि जो आज मोदी जिस फायरिंग लाइन में है विपक्ष से लेकर के तमाम विरोधियों की, उसका सिंगल लार्जेस्ट कारण अमित शाह खुद है। जिस तरीके से पार्टियां तोड़ने से लेकर के सीबीआई ईडी के दुरुपयोग को लेकर के जो भी आरोप सारे लोग लगाते हैं, वो एक पक्ष है। मोदी जी के हमराज हैं, आज से नहीं है, वो गुजरात के समय से लगातार इकट्ठे काम किए। तो वैसी सूरत में मोदी जी किसी भी सूरत में अमित शाह को तो छोड़ने की सोच नहीं सकते, जहां तक उनकी चलेगी आखिरी सांस तक। और हाँ, अमित शाह को अगर जाना पड़ा किसी स्टेज पर, तो फिर मोदी जी की खुद की पोजीशन भी अनटेनेबल हो जाएगी, ये मान करके चलिए। क्योंकि अमित शाह को तभी जाने देंगे वो जब उनके लिए वो अपरिहार्य हो जाएगा। और अमित शाह के जाने का मतलब है मोदी जी का एक हाथ चला जाएगा। और राहुल गांधी समेत सारा विपक्ष इसीलिए रह रह करके अमित शाह को टारगेट करता है। उनको पता है कि तोते की जान कहां पर है। तोते की जान दो जगह है, एक सेठ के पास, एक अमित शाह के पास। और एक चीज और भी नहीं भूलनी चाहिए हमें, कि मोदी जी जब गुजरात से यहाँ आए थे तो अमित शाह की क्या इच्छा थी उस समय, कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनूं। उन्होंने अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया बीजेपी का, सारे आरएसएस और सबके कथित विरोध के बावजूद, कि पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक ही स्टेट के कैसे हो सकते हैं, फला। मोदी ने किसी की परवाह नहीं की, नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन गुजरात का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो केवल मोदी ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल खाली पड़ा था मैदान, और गुजरात में ऐसे ऐसे नोबडीज को बनाया मुख्यमंत्री उन्होंने जिन्होंने कोई जानता भी नहीं, लेकिन अमित शाह को नहीं बनाया। तो हो सकता है कि मोदी जी आखिरी समय तक अमित शाह को अपने साथ रखने की कोशिश करें। लेकिन मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते तो बीजेपी में फिर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अमित शाह के साथ अपना ताना बाना बना करके उनको अपने साथ लेके चल सके, क्योंकि अमित शाह इज ऑल्सो राइजन लार्जर देन द पार्टी। जैसे मोदी जी पार्टी से बड़े हो गए हैं, वैसे ही आज की अगर आप भाजपा देखोगे तो मोदी के बाद आपको अमित शाह दिखाई देते, वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस। तो बीजेपी में मोदी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अमित शाह किसी स्टेज पर अगर जाना पड़ता है तो मान के चलिएगा कि फिर वो मोदी जी के भी दिन ज्यादा दूर सत्ता में नहीं रहेंगे। लेकिन सर, अमित शाह का किसी के साथ भी सेटअप नहीं बनता है भाई। जितने भी नेता, जो पुराने नेता है, वो भी अमित शाह को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो तो अलग बात है कि भाई, जैसे अभी आपने गुजरात का जिक्र किया, सर नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गुजरात का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? ये सबको पता है कि भाई नरेंद्र मोदी अपना होल्ड चाहते थे, इसलिए नहीं बनाया उन्होंने। क्योंकि अगर अमित शाह बन जाते तो अमित शाह का कद कहीं ना कहीं मोदी जी के बराबर खड़ा हो जाता जब वो एक बार बन जाते तो।
और इस मामले में अमित शाह ज्यादा तेज है, नीतियां बनाने में, दूसरों को धमकाने में, धमका करके अपने साथ मिलाने में, ये सारे काम करने में। इस वजह से उन्होंने नहीं बनाया, ये सबको पता है। लेकिन जो दबाव अमित शाह ने भाजपा के तमाम पुराने नेताओं को दिया, जमीनी नेताओं पर बनाया, उस दबाव का हिसाब क्या वो सारे नेता करने से चूकेंगे अगर अमित शाह कहीं से भी कमजोर हुए, कमजोर दिखे? राम प्रकाश जी, आज की तारीख में तो यही दोनों सबसे ऊपर माफ कीजिएगा, आज की तारीख में तो ये दोनों सबसे ऊपर है। कल को क्या परिस्थितियां बने, क्या नहीं हो, वो एक स्पेकुलेशन का प्रश्न हो सकता है। लेकिन एक बात सच है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बीजेपी में और भी रहे, नितिन गडकरी भी रहे, राजनाथ सिंह भी रहे, जेपी नड्डा भी रहे, बहुत लोग रहे, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन अमित शाह जिस तरीके से लार्जर देन लाइफ हुए हैं और पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर हो या गृह मंत्री के रूप में हो, सत्ता के सारे लीवर उनके कंट्रोल में रहे। तो वैसी सूरत के अंदर पार्टी के अंदर उनका विरोध स्वाभाविक भी है। मंत्री तो वहां और भी 50 घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछ रहा है क्या? इस देश में दो ही मंत्रियों को जानते हैं, दो कोई जानते हैं, मोदी और शाह। तीसरे तो किसी के पल्ले कुछ है नहीं। तो वो जो परिस्थिति है, वो लार्जर देन पार्टी होना, लार्जर देन सिस्टम होना, वो एक दौर में आपका प्लस हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स में जब आप पार्टी पॉलिटिक्स करते हो और आप टॉप पे नहीं हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन जाती है कि भाई आप गृह मंत्री आप रहे लिए, ठीक, पार्टी प्रेसिडेंट आप रहे लिए, तो आपके लिए तो अब स्वाभाविक पद प्रधानमंत्री का ही बचता है। तो प्रधानमंत्री अगर कोई आपको ना बनाए तो फिर आप क्या बनेंगे बताइए? वो जो चीज है बेसिकली क्या है कि मोदी और शाह ये नाम इकट्ठा लिया जाता है तमाम कारणों के चलते, और उसका सबसे बड़ा रीजन है उनका हमराज होना आपस में। मोदी के जितने भी टेढ़े मेढ़े काम हैं वो सारे सबको पता है कब से कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो वैसी सूरत में मोदी जी तो चाहेंगे आखिरी समय तक जब तक वो सत्ता में है शाह का साथ बना रहे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष शाह को टारगेट कर रहा है, मणिपुर से लेकर के दिल्ली दंगों से लेकर के, नाकामियों की सूची कम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि मीडिया कैप्चर कर रखा है तो कोई बोलता नहीं। अभी जो दिल्ली के अंदर हुआ उसमें प्रधानमंत्री की तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं, वो तो गृह मंत्रालय का ही मामला है सारे का सारा। और अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसके अंदर चला दिया यूथ कांग्रेस के जरिए कि सेक अमित शाह, तो वो भी एक पॉपुलर परसेप्शन को बदलने का सारे का सारा गेम है, सरकार पर दबाव डालने का एक वो है। नितिन गडकरी ने जो इस स्टेज पे ये बात कही है, करने को तो उसने एक कदम आगे बढ़ा करके एक जो होता है ना कि बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की, भाई मैं तो चला जाऊंगा कोई बात नहीं। लेकिन वो बहुअर्थी बात है, द्विअर्थी भी बात नहीं, बहुअर्थी बात है वो। और इससे निश्चित तौर पे गुजरात लॉबी प्रेशर में आए ना आए वो एक अलग पक्ष है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ये बहस, हम आज बहस कर रहे हैं ना, अभी घंटा पहले बयान दिया है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना इस पे, क्योंकि ये बात इरेलेवेंट नहीं है। ये हकीकत है कि गडकरी जाएंगे तो फडणवीस को दिल्ली आना पड़ेगा, फडणवीस दिल्ली आएंगे तो गुजरात महाराष्ट्र में कौन बैठेगा, फिर उस पर एक राज है। मोदी जी कब तक अमित शाह वाला जो ये सारा मामला विरोध है पूरे देश में विपक्ष का खासतौर पे, उसको कब तक झेल पाएंगे? क्या परिस्थितियां होंगी? क्या जो 2014 से लगातार मंत्री बने आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा 11 लोग हैं, क्या वो कैबिनेट में रहेंगे या उनमें से कुछ को चलता कर दिया जाएगा? राजनाथ 75 के होने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। वही निर्मला सीतारमण का भी है 2014 से, पहले वाणिज्य मंत्री थी, वित्त मंत्री, और ये सारे का सारा। तो केंद्रीय कैबिनेट जो बार बार अटक रहा है उसके बहुत सारे रामप्रकाश जी कारण है। और जो ये जेनजी वाला आंदोलन था उसने कुछ किया चाहे नहीं किया, लेकिन जो गुजरात लॉबी को बहुत जबरदस्त सेटबैक दिया है, ये दिखाया है देश को कि ये वल्नरेबल हैं, ये कमजोर हैं, इनको झुकाया जा सकता है, ये झुकते हैं, इनके यहाँ इस्तीफे भी होते हैं, लड़ने वाला चाहिए। तो वो जो परिस्थिति है, जिस तरीके से जेनजी का राहुल गांधी को छात्रों की गूंज के जरिए अदरवाइज जो समर्थन मिल रहा है, वो आज की तारीख में मोदी जी की बड़ी चिंता है। इसीलिए कभी स्मृति ईरानी कनेक्ट करेंगी, अपने गिरिराज सिंह बताओ क्या ही कनेक्ट करेंगे मुझसे, 74 साल की उम्र, पैंट शर्ट पहन के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, सामने 74 हंस रहे बैठ करके। तो आज की तारीख में बीजेपी के पास टैलेंट डेफिसिट तो था ही था, आज की तारीख में उनके पास नैरेटिव डेफिसिट भी है, ये मान करके चलिएगा। और ये आने वाले दिनों में इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगर सारी चीजें स्मूथ होती तो मोदी के कैबिनेट रिशफल में कितनी देर लगती? कभी किसी की पूछते थे? वो कोई परवाह करते थे? अब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रही है उनको। तो यही एक नया चेंज। ऐसे में गडकरी ने जो ये शगुफा उछाला है, इसके कुछ न कुछ सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगी। अगर ये चले जाएं कैबिनेट से तो मुझे हैरानी नहीं होगी, ये मान के चलिए। घंटों में मुख्यमंत्री बदल देने वाले लोग आज इतना सोचना पड़ रहा है उनको
तो निश्चित तौर पे परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती हैं। गडकरी ने ये जो सिगुफा छोड़ा है, अब वो गडकरी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से कम उन्होंने नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के विमर्श को जिंदा कर दिया है। नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट ले लेने की प्रक्रिया को दबावपूर्ण जरूर बना दिया है। पहले से ही इस देश में जनजी, यूथ, बेरोजगार और विपक्ष सभी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। गडकरी ने ये सिगुफा छोड़ करके नरेंद्र मोदी को सीधे उनके निशाने पर ला करके खड़ा कर दिया कि भैया जितने तीर अब तुम छोड़ोगे, जिधर से भी छोड़ोगे, वो सब सीधा जाके मोदी को हिट करेंगे। गडकरी की विदाई होगी कि नहीं होगी, मोदी की टेंशन जरूर बढ़ गई। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।